नमस्कार। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर भारतीय स्त्री शक्ति की ओर से मैं नैना सहस्त्रबुद्धे आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पायल मागो। नमस्कार पायल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पायल मागो is botanist and environmentalist by profession. She is a principal of Shahid Rajguru College of Applied Sciences for Women in University of Delhi. Other than this, she holds various positions. She is director of Campus of Open Learning, and she has received so many awards for her work. She is in teaching profession for last 25 years. She also is director of Women's Studies and Development Center in University of Delhi. आज हमारे पास ऐसे एक विशेष तज्ञ महिला डॉक्टर पायल जी हमारे पास उपलब्ध है, मौजूद है, और उनका जो काम है वो जेंडर और एनवायरनमेंट इस इश्यूज़ पे चलता है। और इको फेमिनिज़म, ये एक जो फेमिनिज़म की विशेष शाखा है, उसमें उन्होंने इकोलॉजिकल फेमिनिज़म की एक कॉन्सेप्ट जोड़ के बहुत सारा एडिशन उसने आप में किया है। हम बहुत बहुत गौरवान्वित है कि आपसे इस बारे में आज हम जान पाएंगे। पायल जी, आज 5 जून है और विश्व पर्यावरण दिवस है। इसकी पृष्ठभूमि भी थोड़ी से हमारे लोगों को बताइए कि ये दिन कब से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इसके बारे में। जी, अगर 5 जून की बात करें तो 5 जून जो संयुक्त राष्ट्र का एक इनिशिएटिव है, और 1972 में स्टॉकहोम में पहली बार एक पर्यावरण के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, और उसमें 119 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया था। और उस दिन 5 जून था, तो उसी कॉन्फ्रेंस में ये तय किया गया कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट दिवस और 5 जून को ही मनाया जाएगा। और तब से हर साल एक नया थीम आता है, और उस थीम के साथ साथ ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छा। आज 5 जून है, तो इस दिवस की 2024 की भी कुछ विशेष थीम है क्या? हाँ, इसका भी विशेष थीम है। इसका विशेष थीम डेजर्टिफिकेशन पे है, कि जिस तरह से हमारी लैंड्स डिग्रेड हो रही हैं, और डिग्रेड होने के बाद में वहाँ बहुत ज़्यादा डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, तो उस डेजर्टिफिकेशन को, उस जिस तरह से रेगिस्तान बनता जा रहा है या लैंड डिग्रेड हो रही है, उसको रिजुविनेट कैसे कर सकते हैं, यही इसका थीम है। भारतीय स्त्री शक्ति पर्यावरण से बहुत जुड़ी हुई काम करती है, क्योंकि स्त्री पर्यावरण, खेती और जो निसर्ग का, प्रकृति का दोहन है, इसका बहुत घना संबंध है। तो क्या भारत के संदर्भ में भी केवल विश्व पर्यावरण दिवस जैसा दिवस मनाने से काम होगा, या हमारी संस्कृति में बहुत सारे इसके बारे में सोच विचार किया गया है, और अपनी प्रथा परंपराएं या अपने त्योहार, इसमें भी इसको एक जीवन पद्धति के तौर पे समावेश किया है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। विश्व में बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं। आजकल एक नया दिवस भी उसमें ऐड हुआ है, योगा दिवस, जो कि भारत की परंपराओं से ही निकला है। तो मातृ दिवस, पितृ दिवस, डॉटर्स डे, इस तरह से मनाए जाते हैं। लेकिन इन सभी दिवसों को देखेंगे, और खासकर पर्यावरण दिवस को देखेंगे, तो ये तय है कि हमारी जो भारतीय परंपरा है, उसमें हर दिन हम कुछ न कुछ अपने जीवन शैली में ऐसा करते हैं कि जिससे पर्यावरण का कोई नुकसान ना हो। अगर मैं बात करूं अपनी स्मृतियों की या फिर अपने पुरातन ग्रंथों की, वेदों की, तो मनुस्मृति में कहा गया है कि कोई भी ऐसी चीज़ पानी में फेंकनी नहीं चाहिए, जैसे थूक है या मलमूत्र का विसर्जन है, तो वो कुछ भी पानी में जाना नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर मैं पुराणों की बात करूं, तो पुराणों में जो वृक्ष है उसको स्वयं ब्रह्म माना गया है। अच्छा। और इसके अतिरिक्त पार्वती मत्स्य पुराण में कहती हैं कि किस प्रकार से वृक्षारोपण करना चाहिए। तो ये तो हुई हमारे पुराणों की बात, ये मैंने बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जो हमारे वेद, पुराणों और स्मृतियों में से आते हैं। और
यही वजह है कि जो हमारा धर्म है वो एक तरह से उसको इको धर्मा कहना चाहिए। कि जो पर्यावरण से रिलेटेड है, हमारे हर कार्य में कहीं ना कहीं प्रकृति का संबंध आ ही जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम कोई भी अपने व्रत, त्योहार और अपने अलग अलग दिवस ले लें तो उसमें भी प्रकृति हमारे साथ जुड़ी हुई होती है। आप जब वट वृक्ष की पूजा हमारी घर की महिलाएं करती हैं, पीपल की पूजा करती हैं, तुलसी की पूजा करती हैं और ऐसे पेड़ों की भी पूजा करती हैं कि जिसमें हमें आजकल सिखाया गया कि इनके ऊपर भूतों का वास होता है। पीपल के ऊपर सिखाया गया कि भूतों का वास होता है, या वट वृक्ष के ऊपर सिखाया गया। लेकिन ये एक, मुझे लगता है कि जो एक रीसेंट डेवलपमेंट है, 1947 के बाद जब हम स्वतंत्र हुए तो एक रीसेंट डेवलपमेंट हुई कि कुछ वृक्षों के लिए हमें ऐसा सिखाया गया। लेकिन अगर आप देखें तो वो वृक्ष हमारे लिए पूजनीय है। पीपल की पूजा जरूर करते हैं हम, वट वृक्ष की पूजा करते हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक भी एक आधार है। साइंटिफिक आधार इस तरह से है कि 24 घंटे आपको वट वृक्ष से और पीपल से और पीपल से हर समय आपको ऑक्सीजन मिलती रहती है। तो अगर एक बड़ा वट वृक्ष हमारे साथ है, एक बड़ा पीपल का पेड़ हमारे साथ है, तो उससे बहुत अधिक ऑक्सीजन जो हमारे एनवायरनमेंट को आवश्यकता है वो उससे मिलती रहेगी। और अगर आप पीपल के वृक्ष को देखें तो उसका पत्ता बहुत चौड़ा है, लेकिन जो उसकी डंठल है, मैं एज अ बॉटनिस्ट बात कर रही हूँ, तो वो बहुत पतली सी है। तो उससे जरा सी भी हवा चलने पे वो हिलता है, और हिलने की वजह से उसमें बहुत अधिक ट्रांसपिरेशन भी होती है। ट्रांसपिरेशन से क्या होता है कि जो जमीन का पानी है वो हवा के अंदर भाप बन के उड़ता है, और आप अगर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छी छाया भी मिलेगी और साथ ही साथ ठंडक भी मिलेगी, क्योंकि उसमें से पानी की भाप बन के उड़ रहा है। ऐसा ही नीम का पेड़ भी है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जब हम रोड्स के ऊपर पेड़ों को देखते हैं तो, और जो हमारी पॉलिसी भी है वो कहीं भी रोड के ऊपर जो पेड़ लगते हैं उसमें वटवृक्ष, पीपल और नीम नहीं है, जो कि एक तरह से दुर्भाग्य है कि हमारी पॉलिसी के अंदर जो पेड़ आए, यूकेलिप्टस का पेड़ आया या इस तरह के और पेड़ आए, वो एनवायरनमेंट के लिए उतने अच्छे नहीं हैं जितने हमारे ये वाले पारंपरिक वृक्ष जो थे हमारे, वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। यूकेलिप्टस का अब लोगों को समझ में आया कि जल्दी ग्रो करता है, लेकिन धरती का पूरा पानी सोख लेता है, और उसके साथ साथ उसमें से सल्फर वेपर्स निकलती हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार हमारी जो भारतीय दृष्टि है, अगर हम उसमें देखेंगे तो हम केवल वृक्ष ही नहीं, हम नदियों का, जल का, समुद्र का, पर्वतों का, इन सब की पूजा करते हैं। तो ये सब हमारे एक जो सही जीवन शैली है, ठीक से रहने के लिए हमारे को प्रेरित करते हैं कि हमें इन सब चीजों में, लिविंग और नॉन लिविंग चीजों में सामंजस्य बनाकर रखना है। अगर हमने सामंजस्य बनाया तो हमारा जीवन ठीक प्रकार से चलेगा। जैसे ही ये सामंजस्य खराब होता है, वैसे ही कहीं ना कहीं हम प्रकृति का इस प्रकार दोहन करना शुरू करते हैं कि प्रकृति हमारा जो किया हुआ दोहन है उसको संभाल नहीं पाती। और जो आज की परिस्थिति हो गई है, हम दिल्ली के अंदर 50 डिग्री में, 52 डिग्री में इस तरह से टेम्परेचर में बैठे हैं, वो स्थिति हमारी लाने वाले हम खुद स्वयं ही हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की दिल्ली की तो बहुत बड़ी चर्चा होती है। आपने अभी जो इको धर्म, ये एक टर्म का उपयोग किया, तो मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति के जो मूल्य है, उन मूल्यों को हमारी जीवन पद्धति में और रोज के दिनचर्या में ढालने का काम हमारे पुरखों ने किया, और इसके कारण मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छी मात्रा में अपने मूल्यों को इम्प्लीमेंट कर सके जिंदगी में। लेकिन मुझे एक उत्सुकता ये है कि आप ये पर्यावरण, फिर आगे चल के जेंडर, यहाँ तक कैसे पहुँचे? आपको ये रुचि कहाँ से उत्पन्न हुई, या कहाँ से आपने शुरुआत की इस पढ़ाई की? ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
पढ़ाई तो मैंने बॉटनी विषय में की, एनवायरनमेंट में की, वो अलग बात है। लेकिन बचपन से घर में नानी दादी उनके साथ रहते रहते और थोड़ी सी एनालिटिकल एबिलिटी मेरे में थी, तो जो उनके काम होते थे, दिन भर की दिनचर्या होती थी, तो उस पर कुछ कुछ प्रश्न उठते थे और उन प्रश्नों के माध्यम से मुझे समझ में आया कि भारतीय जो स्त्री है वो स्त्री बहुत अधिक पर्यावरण के साथ जुड़ी हुई है। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स देती हूँ अपने परिवार से। दादी नानी का बटुआ तो आपने सुना ही होगा कि बच्चा बीमार हुआ तो उसमें से कुछ निकलता है और वो कहीं ना कहीं पेड़ पौधों से आता है और वो छोटे बच्चे को कभी फोड़े निकल आते हैं, कभी बीमारी हो जाती है, कहीं कुछ होता है तो दादी नानी कोई घर में इलाज कर देती हैं। मेरी जो स्वयं की माता जी थी, तो जब वो खाना बनाती थी तो खाना बनाते समय जब रोटी बनाते हैं तो सूखा आटा चारों तरफ फैल जाता था और हम लोग भी उनके साथ में काम करते थे। तो जब वो फैलता था और हमें सफाई करनी होती थी तो हम एक कपड़ा उठाते थे और कपड़े से उसको सफाई करना शुरू कर देते थे। तो माँ तुरंत टोकती थी कि कपड़े से नहीं करना है, तो हम कहते थे नहीं अब हमारा तो हाथ गंदा हो जाएगा। उन्हें तब भी वो कहती थी इसको अपने हाथ में उठाओ और हाथ में उठाकर इसको पानी में बहाओ। पानी में बहुत छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं जो इस थोड़े से आटे के ऊपर भी जीवित रहेंगे। अच्छा। तो इस प्रकार की जो दृष्टि थी वो वहां से आई। और जब मैं खुद बॉटनी पढ़ने लगी, जब मैं एनवायरनमेंट को पढ़ने लगी, तब मुझे समझ में आया कि पानी के बीच में भी जो जीव रहते हैं उनको भोजन जिस तरह से मिले, लिमिटेड या अनलिमिटेड जिस तरह का, तो वो पानी की स्वच्छता का भी ध्यान रखते हैं। अच्छा। एक बार और मैं अपनी माँ की बात बताती हूँ। जैसे बचपन में हमें गुड़ चना खाने को मिलता था, तो आजकल तो चने की क्वालिटी जो भुना चना होता है उसकी बहुत अच्छी आती है, लेकिन बचपन में उसमें एक छोटा छोटा वो ऐसा होता है जो पूरा भुन नहीं पाता था, तो वो भुना नहीं होता था तो दांत में अड़ता तो हम उसको छोड़ देते थे और फिर छोड़ के उसको ऐसे ही फेंक दिया जाता था। पर माँ क्या करती थी, नहीं छोड़ना नहीं है, इसको ये एक कटोरी रखी है उसके अंदर रख देना, और वो रात को उस चने को भिगो देती थी और भिगोने के बाद सुबह चिड़िया को डालती थी। हम कहते थे कि हमारे पास कोई ऐसी कमी तो है नहीं, आप इसको क्यों इतना परेशान होती हैं कि अब इतने छोटे से 10-12 दाने चने को भी भिगोएंगी और फिर उसके चिड़िया को डालेंगी, आप बाजरा लाके डालिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बात नहीं है, ये चना भुन चुका है। अच्छा। तो इसमें जीवन समाप्त हो गया है। अगर हम इसको ऐसे ही डाल देंगे तो ये कहीं ना कहीं बेकार हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसको भिगो को चिड़ियों को खिलाएंगे तो ये चिड़िया खा लेगी। लेकिन अगर हम इसको जमीन में डालते हैं, अगर ये जिंदा होता, भुना नहीं होता, तो मैं तुम्हें कभी मना नहीं करती, क्योंकि तब ये उग सकता था। अच्छा। तो इस तरह की जो भारतीय महिला की जीवन दृष्टि है, छोटी छोटी बातों के ऊपर काम करने की, और वो केवल मेरी माँ के पास नहीं, वो सभी महिलाओं के पास लगभग रही है। अगर हम बहुत पुरानी अपनी बात करें तो अमृता देवी बिश्नोई की बात करें तो सब लोगों को, बहुत से लोगों को ये बात पता भी होगी। अमृता देवी बिश्नोई जो कि बिश्नोई कम्युनिटी से आती थी और जोधपुर के आसपास उनके गांव थे, और वहां पर जब जोधपुर के महाराजा ने भेजा अपने सैनिकों को कि महल बनाने के लिए कुछ खेजड़ी के वृक्ष तोड़ काट के लाने हैं, और जैसे ही सैनिक पहुंचे तो अमृता देवी बिश्नोई और उनकी 2 बेटियों ने उन वृक्षों को काटने का विरोध किया, और विरोध करने के साथ क्या हुआ कि उन सैनिकों से उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी। तो एक जो राजस्थान में कहावत भी है और बिश्नोई कम्युनिटी में भी कहावत है कि उसमें कहा जाता है कि सिर साख्यो रौनक रहियो तो भी सस्तो जान, कि अपना सिर दे के भी अगर इस धरती की रौनक रहती है, वृक्ष रहते हैं और प्रकृति रहती है ठीक से, तो भी हमारी जान उससे सस्ती है। मेरे मन में जो 2-3 मुद्दे थे, उन 2-3 मुद्दों को आपने इस उत्तर में ही स्पर्श किया है। कि जैसे आपने कहा कि आजकल यूकलिप्टस या जल्दी जल्दी बड़े होने वाले वृक्ष रास्ते के साइड में लगाए जाते हैं, जिनका पर्यावरण के लिए थोड़ा कम उपयोग है। उपयोग नहीं है ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ऐसे वृक्षों पे पंछी आते नहीं है, उसके ऊपर अपना घोंसला बनाते नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अब हमारे सामने आती है। तो ये जो आज की एक दृष्टि से पर्यावरणीय विचार या पर्यावरणीय दृष्टि है, और भारतीय समाज ने अपनाई हुई
पर्यावरणीय दृष्टि है, इसमें बहुत बड़ा अंतर दिखता है। और आपको क्या लगता है कि इसको भारतीय जो दृष्टि है उसको हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं पर्यावरण की रक्षा के लिए? और जो आज हम नए ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रश्नों जिसका सामना केवल भारतीय नहीं तो विश्व भर में सब लोग कर रहे हैं, तो क्या इन प्रश्नों का समाधान के लिए भारतीय पर्यावरणीय दृष्टि है उसका कोई उपयोग है, ऐसा आपको लगता है क्या? बिल्कुल उपयोग है। और मुझे लगता है कि जो हमारे अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, जो गांव में रह रही हैं या ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, अगर हम उनकी दिनचर्या भी स्टडी करें और वहाँ जाकर स्टडी करें तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे कि शायद वो जानते भी नहीं होंगे कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में वो इस पर्यावरण को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर जाते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी देती हूँ। अभी एक आपसे बातचीत करते हुए मुझे एक बड़ा रिसेंट सा एग्जाम्पल याद आया। हम कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग में कुछ स्किल कोर्सेज कराते हैं, तो स्किल कोर्सेज कराने में अभी हमने शुरू करने जा रहे हैं ड्रोन पायलट का। अच्छा। तो ड्रोन पायलट का इस्तेमाल भी मोदी जी ने कहा भी है कि ड्रोन पायलट से हम ड्रोन दीदी बनाएंगे, जिससे एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल भी होगा। तो मैंने एक ऐसे ही जिनका आम का एक बहुत बड़ा बागान है, उनको कहा कि आप हर साल परेशान होते हैं जब आम आते हैं, तो आप एक व्यक्ति को पकड़ के लाते हैं, वो सारा दिन तोते उड़ाता है, इधर से भागता है, कभी ढेला फेंकता है, कभी आवाज करता है कि आम को तोता ना खाए। तो अगर आप उसके हाथ में ड्रोन दे देंगे तो वो एक जगह पे बैठेगा, थोड़ा सा ड्रोन चलाएगा और ड्रोन के नीचे कुछ कपड़ा सा बंधा हुआ होगा। वैसे तो ड्रोन की आवाज से ही वो भाग जाएंगे चिड़िया तोते जो भी हैं, लेकिन कपड़ा बंधा होगा तो और ज्यादा भागेंगे। तो उसने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया जो मेरे मन को छू गया। उसने कहा कि हम इनको उड़ाना चाहते हैं, भगाना नहीं चाहते। अच्छा। अगर आप ड्रोन के माध्यम से इनको भगाएंगे तो उनको वो पहचानते नहीं हैं और वो कभी वापस नहीं आएंगे। तो कुछ उनके लिए भी हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो आए, लिमिट में वो भी खाएं और हम भी खाएं। तो इस तरह से एक संतुलन बना रहे। अगर हम ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे तो वो वापस नहीं आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो था एक भारतीय दृष्टि का, वो हमारे समक्ष है। और आपका जो प्रश्न था, एक बार आप दोबारा से उस प्रश्न को बताएंगे। जो आज की पर्यावरणीय दृष्टि है जी, और वो दृष्टि और भारतीय पारंपरिक दृष्टि, क्योंकि जीवो जीवस्य जीवनम ये हमारा एक प्रकार से मूल्य है, तत्वज्ञान है, और इसको लेके हम आगे जा रहे। तो क्या भारतीय दृष्टि वैश्विक प्रश्नों को एड्रेस कर पाएगी? बिल्कुल, भारतीय दृष्टि वैश्विक प्रश्नों को एड्रेस कर पाएगी, क्योंकि जिस तरह की हमारी परंपराएं थी, वो अगर हम परंपराएं अपनी रखते हैं, क्योंकि हम जल को भी देवता मानते हैं, हम पहाड़ को भी देवता मानते हैं, हम वृक्ष को भी देवता मानते हैं, हम सांप को भी पूजा करते हैं, हम चींटी की भी पूजा करते हैं। कभी आप सुबह के समय पे जाएं तो आपको आटा, सूखा आटा लेकर बहुत सारे हमारे वृद्ध जो हैं वो घूमते हुए मिलेंगे। जहाँ जहाँ चींटी नजर आएगी उनको, उनके पास में उसको आटा देंगे खाने के लिए, कि जो चींटी उनके स्वयं के उपयोग की नहीं है, जो सांप उनके स्वयं के उपयोग का नहीं है, जो मछली वो मछली खाते नहीं है, लेकिन जाके मछली को दाना जरूर डालते हैं तालाब के अंदर, और जो उनके अपने उपयोग का भी नहीं है उसको भी वो जीवित रखना चाहते हैं। ये भारतीय दृष्टि है कि इस हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो भी है, भले ही वो नॉन लिविंग हो, भले ही वो लिविंग हो, वो सब इसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हम सपेरों के देश से आते हैं, लेकिन वो जो सांप है वो भी हमारे इकोसिस्टम का और फूड चेन का हिस्सा है, जो हमें वेस्टर्न वर्ल्ड ने या हमारी पढ़ाई ने अब सिखाया फूड चेन, लेकिन हमारे तो जीवन के अंदर उस फूड चेन को बचाने का, छोटे से छोटे जो जीव हैं या निर्जीव चीजें भी हैं उनको बचाने का हमारे साथ में एक हमारी जीवन दृष्टि है। मैं आपको लेह लद्दाख का एग्जाम्पल देती हूँ।
लेह लद्दाख में आप सबको पता ही होगा कि स्थितियां बहुत खराब हैं, और वो स्थितियां इस तरह से खराब हैं कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट, एक तो ऑक्सीजन कम है, वो अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ पे 6 से 8 महीने तक बर्फ रहती है। और उस बर्फ के रहने की वजह से वहाँ पर अभी मुझे ध्यान में आया कि एक बार जवाहरलाल नेहरू जी ने भी, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी एक जवाब दिया था पार्लियामेंट में, जब चाइना ने आक्रमण किया था और बहुत अंदर तक आ गए थे, तो उन्होंने कहा था कि नॉट इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास रोज देयर। वो अलग बात थी, लेकिन आप वहां जाके देखिए, वहां के गांवों में जाके देखिए, वहां के गांव गरीब नहीं है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने उस विपरीत परिस्थिति में, जहां पे 6 महीने तक, 8 महीने तक सर्दी रहती है, वहां पे उन्होंने एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल होम्स, इन सब का कंसेप्ट डेवलप कर लिया। मैं अगर शुरू करूं एक चीज से, तो शायद जिस समय हम ओपन डेफिकेशन करते थे, आज से 100 साल पहले की भी बात करूं, उस समय वो लेह लद्दाख की सोसाइटी, उनके पास में ड्राई टॉयलेट्स थे। अच्छा। आप कभी जाके स्टडी करें वहां पे, तो वहां जो उनके पारंपरिक टॉयलेट्स हैं वो ड्राई टॉयलेट्स हैं। 2 फ्लोर के वो टॉयलेट्स होते हैं, और उसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन जैसे ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, नीचे वाले फ्लोर पे वो पूरा इकट्ठा होता है, उसका एक दरवाजा भी होता है, और उसके अंदर वो रोज जो भी व्यक्ति उसका इस्तेमाल करता है, उसके अंदर या तो सॉडस्ट डाल देता है, या थोड़ी सी खाद डाल देता है, जो खाद बनी हुई होती है, गोबर की खाद होती है, या उसमें मिट्टी डाल देता है। उसकी वजह से क्या होता है कि पूरे साल में वो जो पूरा मलमूत्र है, ना तो वो किसी जल के उसमें जाता है, ना ही वो जमीन के अंदर, जो हम आजकल पिट खोद के डाल देते हैं, जमीन के अंदर गड्ढा करके उसमें डालते हैं, जमीन को गंदा करते हैं, ना तो वो उसमें जाता है। और साल भर के बाद जब वो बिल्कुल मिट्टी की तरह बन जाता है, तो उसको निकाल के खेतों के अंदर खाद की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जब मैं एक गांव में पहुंची उसके लद्दाख के, तो बहुत जगह पे मुझे छोटे छोटे बर्ड्स नजर आए, और वो बर्ड्स थे तीतर और बटेर। आप तीतर और बटेर कभी नॉर्थ इंडिया में या प्लेन्स के अंदर वैसे आम घूमते हुए नहीं देखेंगे। उनको आदत है छुप जाने की, क्योंकि उनको पकड़ के खाया जाएगा, तो उनका जेनेटिक्स में ही ऐसा है कि वो छुप के रहते हैं। लेकिन वो खुले आम वहां घूम रहे थे। तो मैंने पूछा, वो जो गांव के प्रधान थे, उनके घर पे हम रुके थे, तो मैंने उनसे पूछा कि किस प्रकार से, हमें तो कभी दिखते नहीं, लेकिन आपके यहाँ तो खेतों में सरेआम ये घूम रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने करीब 100-150 साल पहले ये तय कर लिया था कि ये छोटा जानवर हम मार के नहीं खाएंगे। अच्छा। तो उसके बाद से इनको कोई खतरा नहीं है, तो ये हमेशा आपको हमारे खेतों में घूमते हुए नजर आएंगे। और वैसे भी वहां जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो उनका सरवाइव होना मुश्किल हो जाता है, तो अगर वो खाना शुरू कर देंगे तो उनकी पॉपुलेशन वहां से खत्म हो जाएगी, एक दृष्टि से निर्बीज हो जाएंगे वहां से। निर्बीज हो जाएंगे वहां से। आपने बहुत अच्छे उदाहरण दिए जो शायद हमारे जैसे लोगों को पता नहीं थे, और एक तरह से बहुत ही आदर्श ऐसी प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस आज जिसे हम कहते हैं, वैसे लोग अपने अपनी सूझबूझ से कैसे उनको विकसित किया था, इसके बारे में भी आपने बताया। पर्यावरण की रक्षा में जैसे खेती भी का प्रारंभ भी महिलाओं ने किया, ऐसा कहा जाता है, और आगे चल के इतने मानवता के पूरे इतिहास में और आज के कंटेम्पररी इतिहास में भी महिलाओं का बड़ा योगदान इसमें रहा है। और ये जो फेमिनिज्म ने इको फेमिनिज्म की बात की है, उसने भी महिला और इकोलॉजी या पर्यावरण, इनका एक संबंध, इनका बीच में जो एक बाइनरी है, वो महिला का भी शोषण होता है, वो ऐसे बहुत सारे मुद्दे सबके सामने लाए हैं। तो थोड़ा सा इको फेमिनिज्म क्या है, और आपने जो इसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में इकोलॉजिकल फेमिनिज्म की तरफ आपकी अध्ययन जो है वो गई है, ये दोनों के बारे में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। जी, ये तो बहुत ही रेलिवेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। जब मैं फेमिनिस्टिक थेरीज एज डायरेक्टर विमेन स्टडीज़ के साथ में सारा फेमिनिस्टिक थेरीज के ऊपर एक करिकुलम डेवलप कर रही थी, तो उसमें मुझे ध्यान में आया
कि बहुत सारी फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, इस तरह से फेमिनिज्म की वेव्स भी आई, और साथ में ही एक कंसेप्ट जो बड़ा लेटेस्ट कंसेप्ट है, इको फेमिनिज्म। इको फेमिनिज्म का कंसेप्ट आया। तो पर्यावरण विदों ने महिला को प्रकृति के साथ जोड़ के देखा है, लेकिन जब उन्होंने जोड़ा महिला को प्रकृति के साथ, तो ये वाली सिम्बली दी कि प्रकृति को भी हमने दोहन किया है, वो भी प्रकृति भी ऑप्रेस्ड है, और ऐसे ही महिला भी ऑप्रेस्ड है। तो ऑपरेशन के साथ में उन्होंने महिला को प्रकृति के साथ जोड़ा। ये एक थ्योरी चलती है फेमिनिज्म में। लेकिन अगर आप भारतीय दृष्टि से देखें, अगर आप, मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और भी दूंगी, अगर आप पूरे भारतवर्ष में जो हमारी इंडिजिनस विमेन है, ट्राइबल विमेन है, या जो विमेन बिल्कुल गांव के अंदर रह रही है, तो अगर आप उसको देखें तो उसकी जो दृष्टि में पर्यावरण है, वो पर्यावरण अपनी जो आसपास की उसकी नेचर है, उसको वो अपना मायका मानती है, क्योंकि उससे उसको पूरी की पूरी स्वतंत्रता है कि वहां से उसको उसके घर के लिए बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आप देखेंगे कि आप जब पहाड़ों में जाएंगे या दूर दराज के गांव में जाएंगे, तो वहां से पुरुष जो है वो निकल के कहीं नौकरी करने के लिए, कुछ काम करने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन जो महिला है वो वहीं रह जाती है, और उसके बाद जो उसको सेव करने वाला होता है वो उसके आसपास की प्रकृति होती है। वो जब निकलती है जंगल के अंदर, तो वो कभी हरी लकड़ी काट कर नहीं लाती, वो लकड़ी लेकर आती है जो सूखी लकड़ी होती है, उसको गट्ठर बांध के लाती है, उससे उसको घर गर्म करना है या चूल्हा जलाना है, उससे वो जलाएगी। वो महिला ही है जो एक एक पेड़ पौधे, एक एक पत्ते को समझ पाती है जो उसके आसपास के जंगल में होता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपतानी ट्राइब का, अरुणाचल प्रदेश में आपतानी ट्राइब है। वहां पे जो महिला है, और परंपरागत रूप से माँ, दादी से माँ को, माँ से बेटी को, ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारी, वो ट्रांसफर होती रहती है। अगर आप उसके हाथ में 10 तरह के वहां उगने वाले चावल दे देंगे, चावल के दाने दे देंगे, तो वो केवल एक दाना देख के आपको उसकी वैरायटी बता देगी। अच्छा। और जंगल में जाने के बाद में जब वहां से छोटे छोटे पेड़ पौधे पत्ते इकट्ठे करके लाते हैं, तो उस पत्ते की क्या मेडिसिनल वैल्यू है, क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, क्या खाने की वैल्यू है, वो सारा कुछ उस महिला को पता है। वहां पर एक पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक राइस बियर तैयार की जाती है जी। उस राइस बियर में उसको वो उसका भोग भी लगाते हैं भगवान को, और छोटे बच्चों को जब सर्दी लग जाती है या बीमारी के दौरान उसको एक आधा चम्मच उसको लिया जाता है। उसमें 101 तरह के मेडिसिनल प्लांट्स डाले जाते हैं। अच्छा। और उन मेडिसिनल प्लांट्स को जंगल में जाकर आइडेंटिफाई करके इकट्ठा करने वाली महिला है। तो उस महिला को पता है कि मेरे आसपास में जो प्रकृति है, उस प्रकृति से मुझे क्या मिलेगा और उस प्रकृति से मुझे कितना लेना है, ये भी उसको पता है। इसके अलावा मैं एक एग्जांपल आपको साउथ का भी देती हूँ। साउथ में जो कोस्टल एरियाज हैं, तो जब वहां पर खेती होती है, तो खेती में उनको देखना पड़ता है कि जब सी की टाइड्स आती हैं, तो जब टाइड्स आती हैं तो वो सारा का सारा नमकीन हो जाता है, वहां पे सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है। तो एक समय ऐसा आता है कि जब उनको खेती के लिए बीज डालना होता है, तो वो अपने घर में या अपने पूरे गांव की सबसे बूढ़ी महिला को लेके जाते हैं कि आप इस जमीन को देख के बताओ क्या ये सही समय है कि हम इसके ऊपर खेती कर सकते हैं कि नहीं। और वो जमीन पे उगने वाले छोटे छोटे पौधों का रंग देख के बता देती है कि अब ये समय है जब इसमें सॉल्ट कम हो चुका है। अच्छा। आप इसमें बीज डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। और ये बिल्कुल साइंटिफिक है। अच्छा। और ये हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज भी है। आज की दौर में अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसको साइंटिफिक नॉलेज कहेंगे, लेकिन अगर हमारी महिला के पास ये नॉलेज, और बिल्कुल वृद्ध महिला को वो लेके जाते हैं, उनका रिचुअल भी है, ये उस वृद्ध महिला को लेके जाते हैं, उसका रिचुअल है, और वो पेड़ों का रंग देख के आइडेंटिफाई करके, पेड़ों का नहीं, छोटे छोटे वहां पे कुछ खरपतवार उगे होते हैं, उसका रंग देख के वो आपको बता देगी कि आज इसके अंदर अभी आप बीज डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, इसकी सैलिनिटी,
कम है या मतलब ऐसी है कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं। तो भारतीय दृष्टि जो हमारी है, जो हमारी भारतीय ट्रेडिशनल नॉलेज है, जी। अगर हम उसको ठीक से स्टडी करें तो कहीं ना कहीं वो इतनी साइंटिफिक है कि आप उसको प्रकृति को बचाने में उसको यूज कर पाएंगे। भारतीय ट्रेडिशनल नॉलेज जो आपने बताया, और वो महिलाओं ने बहुत सहज भाव से उसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आगे ट्रांसफ़र किया है इन अ वे। और महिला का प्रकृति के दोहन में बहुत अच्छा एक रोल रहा है, क्योंकि जैसे बच्चे की परवरिश वो घर में करती है, वैसे ही वो पेड़ पौधे वृक्षों की भी परवरिश करती है। और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और केवल जैसे पर्यावरण का शोषण होता है वैसे ही महिला का शोषण होता है, ऐसा नहीं। तो ये दोहन की प्रक्रिया है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आगे चल के जो हमारे पॉलिसी भी होगी देश की या विश्व की, जो ग्लोबल वार्मिंग और सब चीज़ों के बारे में हम व्यथित है, चिंतित है, तो इस दृष्टि का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। लेकिन एक जो अंतर इसमें आया है वो जैसे कि हमारा पारंपरिक ज्ञान ख़त्म होते गया है, और पारंपरिक ज्ञान को हम थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड मानने लगे और बुकिश नॉलेज को थोड़ा अहम मानने लगे। इसके कारण ये पारंपरिक ज्ञान की जो परंपरा थी उसमें कहीं एक कटाव आया है या रुकाव आया है, ऐसा लगता है। आज की जो हमारे जैसे लोग हैं या हमारी आगे वाली पीढ़ी है, तो उनको आप कुछ सलाह, कुछ उनके लाइफस्टाइल में क्या वो बदलाव करें कि जैसे वो पर्यावरण का दोहन करने में अपना कुछ रोल अदा करें। कि जैसे 50-52 का अगर टेम्परेचर दिल्ली में है, तो हम अगर नई जनरेशन को या खुद को भी बोलेंगे कि नहीं एसी बिल्कुल चलाना नहीं है, तो वो शायद कोई मानेगा नहीं। लेकिन ऐसे क्या उपाय हो सकते हैं कि छोटे छोटे उपायों के कारण हम पृथ्वी की, पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे और अंततः अपने जीवन की रक्षा कर पाएंगे। बिल्कुल। कि ये केवल दूसरे के ऊपर एहसान करने की बात नहीं है। तो ऐसे कुछ बदलाव आपका जो सुझाव देंगे तो हमारे दर्शकों के लिए वो एक अनुकरणीय और करणीय बात होगी। बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और उसके लिए बार बार कहा भी जाता है। अभी जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे इको फेमिनिज्म की, तो इको फेमिनिज्म में जैसे ऑपरेशन की बात की गई, लेकिन जो दूसरा विषय जो मैंने एग्जाम्पल्स आपको बताए, जो दूसरा विषय आया उसके अंदर वो है इकोलॉजिकल फेमिनिज्म। इकोलॉजिकल फेमिनिज्म को हम इस तरह से लेकर चलते हैं कि महिला का जो कार्य है, जो महिला जिस तरह से आंदोलित होती है और अगर वो इकोलॉजी के पीछे अपना आंदोलन करती है तो उसको इकोलॉजिकल फेमिनिज्म, विच इज अ पॉजिटिव टर्म। इको फेमिनिज्म आपकी नेगेटिव टर्म है क्योंकि ऑपरेशन से रिलेटेड है। लेकिन जब महिला ही अपनी प्रकृति के लिए या महिला अपनी प्रकृति के लिए इतनी सजग है, आसपास के जीव जंतुओं के लिए, और उसकी जो सजगता है, उसका जो प्रकृति के तरफ प्रेम है, जो उसका पहाड़ों की तरफ, पेड़ों की तरफ, जानवरों की तरफ, जंगली जानवरों की तरफ जो उसका स्नेह है, जो प्यार है, उसको हम इकोलॉजिकल फेमिनिज्म की संज्ञा दे सकते हैं। अगर आप बिश्नोई कम्युनिटी की दोबारा बात करें तो मुझे जो जीवन के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत, मेरे पास अभी इस समय है नहीं, किसी ने पिक्चर क्लिक करी थी, वो शायद उससे बेहतर पिक्चर मैंने जिंदगी में नहीं देखी। अच्छा। बिश्नोई महिला है, वो अपने घर के बाहर बैठी है और एक स्तन से वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है और दूसरे से एक ब्लैक बक का, जो काला हिरन है, उसका छोटा बच्चा जो ऑर्फन हो चुका है, दूसरे से उसको दूध पिला के पाल रही है। तो ये जो महिला की ममता भी है और जिस तरह से उसकी प्रकृति के प्रति लगाव है, वो जो चीज है, उसके साथ साथ अगर हम कुछ चीजें शहरों में भी थोड़ी थोड़ी अपने जीवन में लगा लें तो मुझे लगता है कि
आपने कहा कि एसी बंद करने को बोलेंगे तो बच्चे नहीं करेंगे, जी लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो भी बहुत सजग है। जी अगर उसको पूरा साइंटिफिक और सारी चीजें बताने के हम्म। बाद में आप उसको कहेंगे सारा समय एसी की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना तुम चलाते हो उसमें से 1 घंटा दिन में कम करेंगे तो उससे भी बहुत सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। जी एसी के अंदर गैसेस होती हैं, कुछ होती हैं, उनकी भी प्रोटेक्शन करनी कि वो अननेसेसरी निकले ना। तो हमारी जो कंजर्वेशन वाली प्रैक्टिसेस हैं, हाँ। जब हम हर चीज को मितव्ययता से इस्तेमाल करते हैं, जो भी चीज हमारे पास है उसका मैक्सिमम यूज करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं, जी या उसको ऐसे नहीं करते कि कुछ चीज बच गई तो उसको फेंक देते हैं, दूसरी नहीं ले आएंगे। आजकल की जनरेशन में थोड़ा सा हुआ है ऐसा, लेकिन अगर उसको हम जो हमारी परंपराएं हैं संभाल के रखने हाँ। की, उसको इस्तेमाल करने की, उसको रिसाइकिल करने की, मैं ये एग्जाम्पल नहीं देना चाहती, लेकिन मुझे पता है कि जैसे हम 3-4 भाई बहन होते थे तो वो सबसे बड़े का कपड़ा सबसे आखिर तक पहना जाता था। तो वो एक परंपराएं हैं जो हमारी, आप नल का इस्तेमाल कितना करेंगे, शॉवर में नहाना नहीं नहाना, हाँ। उसका कितना इस्तेमाल करना है, जल का किस प्रकार से संरक्षण करना जी। है। एक एग्जाम्पल और देती हूँ आपको। जब हम लद्दाख में जाते हैं तो वहाँ स्ट्रीम्स हैं, हर गांव के आसपास एक स्ट्रीम होती है, और उस स्ट्रीम से अगर आप चाहें तो लेकर पानी पी सकते हैं। इतना स्वच्छ पानी है, और शुद्ध पानी है। और उसकी एक ही वजह है कि वहां उन सब लोगों ने एक प्लेज ली हुई है कि ना तो हम ओपन में डेफिकेशन में जाएंगे क्योंकि हमारे पास क्लोज टॉयलेट्स हैं, ना हम उसमें कपड़े धोएंगे, ना उसमें थूकेंगे। और बाहर से जब वहां पे कुछ पर्यावरण के लोग, कुछ लोग आते हैं जो कि घूमने के लिए आते हैं, तो उसमें कुछ प्लास्टिक की बोतल फेंक देना या कुछ और चीज फेंक देना, तो वो सब होता है। लेकिन उसके बाद में जब 6 महीने के लिए वो स्ट्रीम जम जाती है तो उसके बीच में वो प्लास्टिक की बोतल, रैपर्स वगैरह सब जम जाते हैं। तब गांव के लोग जहां से वो स्ट्रीम शुरू होती है, उनके गांव से वहां तक पहुंचते हैं। जब वो पिघलनी शुरू होती है तो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, तो उसमें से निकाल देते सारा कुछ निकाल के उसका स्वच्छ पानी का दोबारा से इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी टाउन्स के अंदर हमारे पास तो बहुत व्यवस्था है कि नल से हमारे पास पानी आ रहा है, तो उसका कम से कम इस्तेमाल करें। हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स हैं, एसीज हैं, उनका जितना हम ध्यान से इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिसिटी अगर हम ऑल्टरनेटिव मेथड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आ रही है उसके अतिरिक्त अगर हम सोलर एनर्जी पे, विंड एनर्जी पे, ग्रीन एनर्जी पे, अगर गांव के अंदर जाएं तो हर घर के अंदर अगर एक गोबर गैस प्लांट हो जाता है तो उससे भी लाइट जल जाती है। तो उन सब चीजों का इस्तेमाल करना शुरू करें तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छे फ्यूचर की ओर जाएंगे। दूसरी एक छोटी सी बात जिसका मुझे बहुत दुख होता है, मैंने बहुत कहा कि गांव में हमारे इंडिजिनस जो सोसाइटीज़ हैं और बाकी सब वो बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट का दौर चला और लोगों ने अननेसेसरी ट्यूबवेल्स लगाने शुरू किए। अभी तो एक एक प्लॉट में एक एक बोरवेल बोरवेल आता है। जो जमीन का पानी है वो बहुत मुश्किल से कई हजारों सालों में इकट्ठा हुआ है, और हम क्या करते हैं, बड़ा बोरवेल लगाते हैं। उसका माउथ बड़ा होना चाहिए, और जिस समय बिजली आती है आप गांवों में जाकर देखिए कि नालियों के अंदर ऐसे पानी बह रहा होता है जैसे कि उसमें फ्लड आया हुआ है। तो हमें कहीं ना कहीं अपने इस एटीट्यूड को भी ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, टाउन्स के अंदर हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम बेसमेंट बनाएं। 3 फ्लोर मॉल्स बनती हैं, 4 फ्लोर नीचे बेसमेंट है, पार्किंग होती है, फिर उसके बाद वो हाई राइज बिल्डिंग बनती है। हाई राइज बिल्डिंग बनाने में कोई दिक्कत नहीं, आप हाई राइज बिल्डिंग बनाइए, लेकिन जब आप बेसमेंट में जाते हैं तो आप कभी उस इंजीनियर से बात करके देखिए, जब आप 3 फ्लोर का खोदते हो तो क्या होता है? कहता है पानी आता है, नीचे जमीन में पानी है। जब आप 3 फ्लोर नीचे तक खोदेंगे, 2 फ्लोर नीचे तक खोदेंगे, तो ऑब्वियसली वो पानी हमारे एक्विफर्स हैं जो कि इतने सालों से जमीन के अंदर है। आपको लगता है उस पानी का कोई इस्तेमाल ही नहीं है,
उसको रोकने के लिए पानी को दोनों तरफ बड़ी दीवार लगाई जाती है और बड़ी दीवार लगाने के बाद में वो एक्वीफर सूख जाता है। सूख जाते हैं। हमें क्या जरूरत है, हम्म। जब हम हाई राइज जा सकते हैं तो हम इतनी बेसमेंट बनाएं जहां से हमारे एक्वीफर्स खत्म हो जाएं। खत्म हो जाए। वो पूरा का पूरा एरिया जो है एक्वीफर्स का वो सूख जाता है। तो छोटे इनिशिएटिव्स लेने, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना, कपड़े का थैला, रिसाइकलिंग करना चीजों जी। को, उसके साथ साथ हमें एक बड़े मेजर्स भी लेने पड़ेंगे। आपने बहुत अच्छे से अपने सब दर्शकों को ये बताया कि रिड्यूस मतलब कंजम्पशन है उसको भी रिड्यूस करें, रिसाइकल करें, रीयूज करें। इस मेथड से अगर हम जाएंगे तो अपना थोड़ा भी तो एक जो कंट्रीब्यूशन है पर्यावरण की रक्षा में वो देंगे। मुझे लगता है कि जब हम आज पर्यावरण दिन की बात कर रहे हैं तो अपने पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी हमने खुद ने लेनी होगी और हमारे एक्शन जब तक बदलेंगे नहीं तब तक हम कितने भी ऐसे दिन मनाएं तो उसका कोई उपयोग नहीं होगा। आज हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पायल जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इकोलॉजिकल फेमिनिज्म इस पॉजिटिव टर्म के बारे में जो बताया और स्त्री का पर्यावरण उसके दोहन के बारे में जो संबंध है और जो काम तथाकथित अनपढ़ महिलाओं ने भी इतने सालों में किया है। आज हम खुद को बहुत पढ़े लिखे मानते हैं, लेकिन जिनको अक्षर ज्ञान भी नहीं होगा लेकिन ये प्रकृति का ज्ञान जिनके पास था उनके प्रति एक सद्भावना व्यक्त करते हुए हम यहाँ रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पायल जी, बहुत नमस्कार।